हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। चलिए शुरुआत करते हैं बीए बीएससी बीकॉम में फर्स्ट ईयर में जो है आपका हिंदी भाषा और संस्कृति वाला सब्जेक्ट चल रहा था। इसे टॉपिक बाय टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं और अभी तक जो है 13 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में एक बार चले जाइएगा, वहां पर सारे लेक्चर क्रम से आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा हिंदी से पहले आपके फाउंडेशन में इंग्लिश पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, तो इंग्लिश वाले पोर्शन को या पेपर को भी देखना चाहते हैं तो आप उसको भी जो है क्रम से देख सकते हैं, लेकिन वो भी सब कुछ प्लेलिस्ट में ही आपको सब कुछ मिलने वाला है। और ये सारी जानकारी मैं नए छात्रों को देता हूं जो पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं ना तो आपको वहां पर 80 से ज्यादा प्लेलिस्ट यानी 80 से ज्यादा अलग अलग सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं इसी चैनल की प्लेलिस्ट में। वहां पर 80 सब्जेक्ट में अब आपके जो जो सब्जेक्ट हैं आप उनको जैसे क्लिक करेंगे आपके सारे लेक्चर नंबर 1 से लेकर लास्ट तक में सब क्रम से खुलकर आ जाएंगे। जो भी आपको पढ़ना है फिर अपनी मर्जी से पढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो चलिए, और हाँ, जरूरी नहीं कि ये फर्स्ट ईयर में ही हो तभी आप सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, सेकंड ईयर थर्ड ईयर के भी चलेंगे, सभी के इंक्लूड किए गए हैं इसमें, ठीक है ना। इसके अलावा कंप्लीट पीडीएफ कोर्स भी हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है आप लोगों को। अगर आप लेना चाहें, परचेस करना चाहें तो 399 के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर आप कंप्लीट पीडीएफ कोर्स भी जो इजी लैंग्वेज में और आईएमपी क्वेश्चन आंसर को इंक्लूड करके लिखा गया, वो खास करके ये जो कोर्स है ना ये उन बच्चों के लिए तैयार किया गया है जिनके पास पढ़ने का समय थोड़ा कम ही रहता है ना। तो जब चूंकि जॉब करते हैं और भी कई सारे रीजन होते हैं इस कारण से कंप्लीट पूरे साल भर नहीं पढ़ पाते हैं, कम समय में आपको कवर करना है तो उसके लिए ये कोर्स जो है आप लोगों के सटीक रहता है ना। कैसे मिलता है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, बाकी जानकारी आपको व्हाट्सअप पर मिल जाएगी। बस वही बच्चे व्हाट्सअप करें जिनको जो है ये कोर्स परचेस करना है। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपना डाउट जरूर क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे और लेंगे अपना सेशन। तो सेशन में टेबल ऑफ कंटेंट जैसा कि हम हमेशा से लेते आए कि आज के इस पूरे सेशन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए, आपके टॉपिक का जो नाम है वो है पल्लवन और संक्षेपण। पल्लवन और संक्षेपण कई बच्चों के थोड़ा सर से ऊपर चला जाता होगा ये वाला टॉपिक, लेकिन ऐसा नहीं है। और हाँ, एक बात और है, क्योंकि अभी तक जो है ना एमसीक्यूज में क्वेश्चन आंसर पूछे जाते थे आप लोगों से एग्जाम में, तो इतना फोकस नहीं रहता था। बस कुछ एमसीक्यूज में रिवीजन लगा लिया, पढ़ लिया, सो हो गया। अब ऐसा नहीं होने वाला है, अब आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो अब लिखने के लिए आपको पूरी जानकारी उस कॉन्सेप्ट की होना चाहिए, यानी पल्लवन क्या होता है, संक्षेपण क्या है, इसके क्या प्रकार होते हैं, क्या आवश्यकता है, क्यों सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, क्या महत्व है, दोनों में क्या डिफरेंस है, वो सारी बातें सब सेशन में हम करने वाले। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम यह बात करेंगे पॉइंट नंबर 1 में, स्लाइड नंबर 1 में पल्लवन क्या होता है, पल्लवन का परिचय। क्लियर है। और पॉइंट नंबर 2 में हम देखेंगे संक्षेपण क्या है, संक्षेपण का परिचय। पॉइंट नंबर 3 में बात करेंगे दोनों में संक्षेप में अंतर क्या है। क्लियर है। तो ये 3 पॉइंटों के माध्यम से आपका सेशन पूरी तरह कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पॉइंट नंबर 1 से कहानी की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम समझेंगे पल्लवन होता क्या, एग्जैक्टली पल्लवन क्या होता। तो सबसे पहले पूरी स्लाइड को ओपन कर लेते हैं और फिर लेते हैं पेन। देखिए दोस्तों, अभी आपको कुछ भी नोट डाउन वगैरह नहीं करना है। नोट डाउन करने के लिए मैं साइड में हो जाऊंगा थोड़ी देर के लिए, तो वीडियो को रोक करके आप नोट डाउन आराम से नोट डाउन कर लेना। और नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे स्क्रीनशॉट लेना बाद में नोट डाउन करना, तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। क्लियर है ना। लेकिन अभी फिलहाल क्लास को समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया ना तो क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर पाएंगे। फिर चाहे कैसे भी घुमा करके वो आपको क्वेश्चन दे दे एग्जामिनर, प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको ना। देखिए, पहला पॉइंट है आपका पल्लवन का क्या अर्थ है। तो पल्लवन पहले आपको समझना पड़ेगा पल्लवन एग्जैक्टली क्या है। तो सबसे पहले हम कहानी की शुरुआत करते हैं पल्लवन के अर्थ से। पल्लवन अंग्रेजी में हालांकि इसको एक्सपांशन बोलते हैं, लेकिन अब चूंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही हिंदी भाषा है तो हिंदी में ही हम पढ़ेंगे। लेकिन कहीं कहीं पर आपको इंग्लिश शब्द देखने को मिलेंगे ताकि आप लोग इजीली ट्रांसलेट कर पाए और समझ पाए उस कॉन्सेप्ट को। ठीक है। तो पल्लवन का अर्थ क्या है, देखिए पल्लवन जो शब्द है, सबसे पहले शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद में इसके व्यावहारिक अर्थ की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए, पल्लवन अगर शब्द की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ जो है पत्ते निकालना, विस्तार पाना या विकसित होना होता है। पल्लवन का मतलब होता है पत्ते निकालना। जैसे मेरे पीछे पिक्चर में भी आप देख पा रहे होंगे ना, तो पत्ते निकालना तो ये तो हमारे किसी काम का नहीं है वैसे। अगर हाँ, इसके गहराई में अगर इसके अर्थ को जाकर समझोगे, पत्ते निकालना यानी कि संक्षेप को विस्तृत करना, विस्तार पाना या विकसित होना। और आसानी से समझाता हूं, ये शाब्दिक अर्थ हो गया इसका। शाब्दिक अर्थ में कुछ भी आप जो है एक शब्द को या दो शब्दों को जो है इसको याद रख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। देखिए, जब किसी छोटे वाक्य या कोई छोटी सी सूक्ति, अब चूंकि सूक्ति और लोकोक्ति, मुहावरे, विचार बिंदु, ये तो छोटे ही होते हैं ना, है ना, ये छोटे ही होते हैं। तो जब भी कोई सूक्ति का यूज हो रहा हो, कोई छोटा सा वाक्य हो, लोकोक्ति हो या कोई मुहावरा हो, कोई विचार बिंदु हो, तो उसको विस्तार देकर के इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि उसका भाव पूरी तरह स्पष्ट हो जाए।
भाव पूरी तरह स्पष्ट हो जाए। मान लो कोई मुहावरा है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मुहावरे का अर्थ नहीं समझ पाते, लेकिन उसी मुहावरे के अर्थ को, अगर उस मुहावरे को हम विस्तार दे दें, थोड़ा ज्यादा लिख दें, अगर मुहावरा एक ही लाइन का होता है एग्जैक्टली, वैसे तो एक लाइन का 2-3 शब्दों का ही होता है, लेकिन अगर उसको हम विस्तार से 20-30 शब्दों में अगर लिख दें, तो क्या उसका अर्थ नहीं समझेंगे? ये आसानी से समझ पाएंगे। तो यही तो है पल्लवन। पल्लवन का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी छोटा वाक्य हो, उसको विस्तार देकर पूरी जानकारी के साथ उसको लिख दीजिए, तो उसे को हम पल्लवन कहेंगे। याद रखिएगा, उसी को हम पल्लवन कहेंगे। भाव पल्लवन यानी भाव समझाने के लिए जिस वाक्य का हम विस्तार दे रहे हैं, तो वो भाव पल्लवन की श्रेणी में आ जाएगा। और आसानी सुनिए, इसमें अगर हम उसके उद्देश्य की बात करें, पहले उद्देश्य की बात कर लेते हैं, तो ये आसानी से देखिए, पॉइंट टू पॉइंट आपको ये समझ आने लगेगा, धीरे धीरे समझिएगा। पल्लवन का सबसे पहले पल्लवन का व्यवहारिक अर्थ एक बार आप और रिवाइज कर लीजिए। पल्लवन का सिंपल सा मतलब होता है, जब कोई छोटा वाक्य होता है तो उसको स्पष्ट रूप से समझाने के लिए जिस प्रकार से हमें उसको विस्तार करना होता है, तो जो विस्तार होता है उसी को हम पल्लवन कहते हैं। कोई छोटा सा वाक्य मुहावरा है, उदाहरण ये बहुत शानदार है आप लोगों के लिए। कोई मुहावरा है, मुहावरे के अर्थ को अगर आप स्पष्ट रूप से दो सामने वालों को समझाना चाहते हैं, तो उस मुहावरे के अर्थ को समझाइए सीधे। मुहावरा मत बोलिए, मुहावरे के अर्थ को बोलिए, तो हर कोई उस अर्थ को आसानी से समझ जाएगा। उसके उद्देश्य क्या है? देखिए, गूढ़ अर्थ को स्पष्ट करना, गूढ़ अर्थ को स्पष्ट करना, किसी छोटे से सूक्ति वाक्य में, किसी छोटे से वाक्य में छिपे गहरे अर्थ को आम पाठक के लिए सरल बनाना। क्या उद्देश्य हो सकता है इसका, पल्लवन का? अरे भाई, कोई ऐसा वाक्य है, कोई सूक्ति है, कोई मुहावरा है, कोई लोकोक्ति है, कोई भी विचार है जो छोटा सा है, लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा निकलता हो, लेकिन आम जनता क्या उसको समझ पाएगी? नहीं समझ पाएगी। तो उसके लिए जो छोटा सा वाक्य आप यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उस छोटे से वाक्य का विस्तार कर दीजिए, उसको पूरी जानकारी के साथ लिख दीजिए। वो जैसे ही आप उसकी जानकारी के साथ लिखोगे, तो वो आम जनता के लिए भी, आम पाठक के लिए भी सरल बन जाएगा। और यही तो उद्देश्य है पल्लवन का। इसके अलावा इसी को कहा गया गूढ़ अर्थ को स्पष्ट करना, जो उस छोटी सी लोकोक्ति में जो अर्थ छुपा हुआ है उसको उजागर करना। इसके अलावा चिंतन और मौलिकता का विकास। चिंतन और मौलिकता का विकास कैसे होगा भाई? चिंतन मौलिकता का विकास तो विद्यार्थी की सोचने, समझने और लेखन क्षमता को बढ़ावा देना। पल्लवन से ये क्या होगा भाई? पल्लवन से मैंने आपको एक बुलेट पॉइंट दे दिया और कहा, जैसे एक टॉपिक लिया पल्लवन ही है, मैंने एक टॉपिक दिया आपको, एक पॉइंट दिया पल्लवन का अर्थ, बस इतना लिख करके छोड़ दिया। उसके बाद पल्लवन का उद्देश्य, अब आपसे कहा कि इसकी पूरी स्टोरी आप लोगों को लिख करके लाना है, तो उससे क्या होगा भाई? आपके विचार, सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी। इससे लेखन की, राइटिंग जो स्पीड है, राइटिंग क्वालिटी है, सारी चीजों में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार से एक अन्य उद्देश्य होता है संपादकीय और साहित्यिक क्षमता का। कैसे? विचारों को तर्क संगत और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना सीख जाता है व्यक्ति। जो विचार है उनको किस प्रकार से क्रमबद्ध किया जा सकता है, किन तथ्यों को आगे रखना है, किन तथ्यों को बीच में, किन तथ्यों को बाद में रखना है। ये जो क्रम होता है ना, क्रम भी अपने आप में एक आर्ट्स है, और इसे सीखने समझने के लिए भी आपको पल्लवन की जो है हेल्प लेनी पड़ती है। क्लियर हुए दो पॉइंट? तो पल्लवन का मतलब सिंपल से क्या हो गया? कोई भी मुख्य बिंदु को या छोटे से वाक्य का विस्तार से लिखना, पूरी जानकारी के साथ लिख देना ही पल्लवन का भाव कहलाता है, पल्लवन कहलाता है। क्लियर है? जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो नोट डाउन कर रहे हैं वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। पल्लवन के गुण, ठीक है, अर्थ समझ गए, उद्देश्य समझ गए, इसके गुण क्या है? तो देखिए, इसका गुण है स्पष्टता, संबद्धता, तटस्थता, अन्याय निषेध और स्वतंत्रता। ये इसके गुण हैं। यहां पर मैंने 5 बिंदु लिए हैं, 5 पॉइंट लिए हैं। जैसे स्पष्टता, तो भाषा सरल, सुबोध और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि मूल भाव आसानी से समझ आ सके। जब आप पल्लवन करने बैठते हो तो क्या करोगे? आपकी जो भाषा होगी वो एकदम सरल होनी चाहिए और एकदम सटीक, स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि हर कोई उसे पढ़ते ही समझ सके। संबद्धता की बात करें, संबद्धता का मतलब होता है क्रमबद्धता प्रदान करना, यानी कि जो तथ्य जहां पर आने चाहिए, जो उसके लिए स्थान सही हो, वही स्थान पर उस तथ्य को रखना चाहिए।
ऐसा नहीं कि किसी भी तथ्य को आगे पीछे कर दिया और फिर स्टोरी को पढ़ने में समझने में बड़ी डिफिकल्टीज आती है ना। तो विचार एक दूसरे से जुड़े होना चाहिए, कभी भी भटकाव नहीं होना चाहिए आपकी स्टोरी में। जो भी आप स्टोरी लिख रहे हैं, जो भी आप भाव समझाना चाहते हैं, उसमें भटकाव नहीं होना चाहिए। क्लियर है। इसके अलावा तटस्थता भी का होना बहुत जरूरी है। लेखक को अपने व्यक्तिगत आक्षेप या अप्रासंगिक बातें जो है जोड़ने से बचना चाहिए। तो जब भी आप किसी टॉपिक पर पूरा उसकी गाथा लिख रहे होते हैं, तो आपको अपने विचारों से तटस्थ रहने की जरूरत होती है। जो सत्य है वही लिखना होता है, अपने विचार जोड़ने से बचना चाहिए। इसके अलावा अन्याय निषेध, आपके पाठ का आपके लेखन में अन्याय का को निषेधित है ना, निषेध होना चाहिए। जैसे मूल सूक्ति के मूल भाव से हटकर कोई बात नहीं लिखनी चाहिए। जो सूक्ति है या जो वाक्य है या जो मुहावरा है जो लोकोक्ति है, कुछ भी है, एनीथिंग, किसी का भी आप पल्लवन करने जा रहे हैं, तो उस मूल भाव के इर्द गिर्द ही आपको राइटिंग करनी है, लिखना है, उसको छोड़ करके भटकना नहीं है। स्वतंत्रता की बात करें तो पल्लवन अपने आप में पूर्ण रचना जैसा प्रतीत होना चाहिए, भले ही वो 2 लाइन की क्यों ना हो। एक पॉइंट है स्वतंत्रता, जब स्वतंत्रता का आप पल्लवन करेंगे तो उस वो भी भले वो 1 लाइन की हो या 2 लाइन की हो, लेकिन वो अपने आप में पढ़ने पर पूरी कहानी जैसा लगना चाहिए, जिससे प्रतीत तो हो कि हाँ ये एक स्वतंत्र वाक्य है। क्या पल्लवन से संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में रहा है? नहीं रहेगा। और आसानी से समझिए, इसकी प्रक्रिया को और समझ लीजिए बच्चे से, प्रक्रिया को। इसकी विधि क्या है पल्लवन की, कैसे करेंगे पल्लवन? ये प्रोसेस एग्जाम में कभी कभार आप लोगों से पूछ ली जाती है सेपरेटली, है कि पल्लवन की प्रक्रिया समझाइए। तो पल्लवन की प्रक्रिया में जो 5-6 जो मैं पॉइंट यहां पर देने जा रहा हूं, ये अपने आप में पॉइंट नहीं बल्कि स्टेप है, ये स्टेप है। 5 स्टेप बताने जा रहा हूं। पहले कौन सी स्टेप लेना, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, लास्ट में कौन सी, ये सब। जैसे देखिए पल्लवन की प्रक्रिया में सबसे पहले जो स्टेप आती है वो आती है मूल भाव को समझना। जो भी आप पंक्ति पढ़ रहे हैं, जो भी आप वाक्य पढ़ रहे हैं, जो भी आप लोकोक्ति पढ़ रहे हैं, जो भी मुहावरा पढ़ रहे हैं, उसके गहरे अर्थ आपको समझ में आना चाहिए, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो सबसे जरूरी होता है कि दी गई पंक्ति को 2 या 3 बार ध्यान पूर्वक पढ़ के उसके मुख्य भाव को समझ लीजिए। अगर जिसका आप पल्लवन करना चाहते हैं, अगर उसका मुख्य भाव आपको समझ नहीं आया, तो पल्लवन करना कैसे क्या हो जाएगा, आप सभी समझते हैं। इसके अलावा सहायक विचारों की खोज कीजिए। मूल विचार की पुष्टि के लिए उपर्युक्त तर्क, उदाहरण या उपमाएं मन में सोचें। सबसे पहले आपने उस तथ्य को पढ़ लिया जिसका पल्लवन करना है, उसके पल्लवन को बाद में उसके जो सहायक विचार है, जो उसके मूल भाव को प्रकट करने में आपका सहयोग दे सकते हैं, आपकी हेल्प कर मदद कर सकते हैं, ऐसे विचारों को आप सोचिए, उनसे संबंधित उदाहरण ढूंढिए, उसकी उपमाएं मन में सोचिए कि क्या क्या हो सकती है, जिससे हम इस तथ्य को, इस मुहावरे को विस्तार से लिख सके। बात समझ आई? इसके बाद में तीसरी स्टेप होती है आपकी उसको विस्तार देना, यानी रियल काम अब शुरू होता है। मुख्य विचार को केंद्र में रख करके सरल भाषा में उसका विस्तार करें। जो भी तथ्य है, जो पॉइंट है आपका, उसको अब विस्तार से लिखना प्रारंभ कर दोगे, लेकिन लिखते वक्त हमेशा उसका केंद्रीय भाव आपके दिमाग में होना चाहिए। और इसमें एक जरूरी बात होती है भाषा शैली की, अन्य पुरुष शैली का प्रयोग करें। किसकी? अन्य पुरुष शैली का प्रयोग करें, है ना। अपनी तरफ से मैं या मुझे जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें। जब भी कुछ लगता है कि यार मुझे ऐसा लगता है, तो मुझे नहीं, हमें ऐसा प्रतीत होता है, हमें ऐसा लगता है, इस प्रकार के शब्दों का यूज होना, उसी को अन्य पुरुष शैली, तृतीय वचन। बात समझ आ रही है आपको? और लास्ट में हम बात करेंगे पुनरावलोकन की, जो कि बहुत जरूरी होता है, जो आप स्टडी के टाइम में भी नहीं करते हो, बहुत सारे बच्चे नहीं करते। आपने पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, सब कुछ पढ़ाने का सब हो गया, लेकिन रिवीजन नहीं करते हो कि आपने जो काम किया है वो सही किया है नहीं किया। उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है, उसका पुनरावलोकन करना बहुत जरूरी होता है, और पल्लवन में भी वो करना होगा। अंत में एक बार पुनः पढ़कर ये जांच ले कि कोई मुख्य बिंदु छूट तो नहीं गया है, या कोई आपने गलती तो नहीं कर दी, या कोई ऐसा बिंदु जबरदस्ती तो नहीं जोड़ दिया जिसकी आवश्यकता ही नहीं है वहां पर।
ठीक है ना। तो ये 4 पॉइंट पल्लवन के अंतर्गत। जल्दी स्क्रीनशॉट ले ले, इसलिए साइड में खड़ा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक जो है पल्लवन से संबंधित एक उदाहरण देख लेते हैं। बिना उदाहरण के कहानी थोड़ी सी फीकी फीकी लग रही ना, कि सर कोई एक उदाहरण देकर के बता दीजिए कैसे पल्लवन होगा। सुनिए, एक उदाहरण है, एक उदाहरण में एक सूक्ति लिखी है हमने। अब यह सूक्ति है, लिखा हुआ है कि परहित परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अब इस सूक्ति को कितने लोग समझ सकते हैं, इसका अर्थ कितने लोग समझ पाएंगे? जिन्होंने पहले पढ़ा होगा तो वो उसका अर्थ समझ जाएगा। चलिए छोड़िए, पढ़ा होगा, चलिए अगर मान लो कोई इसने 10th 12th भी पास कर रखी है, संभवतः इसका अर्थ समझ लेगा। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा लेकिन फिर भी वो हिंदी में रुचि रखता है, तो क्या वो इसका अर्थ समझ पाएगा? अभी हम पल्लवन की बात नहीं कर रहे। क्या इस दोहे को अगर हमने रख दिया, सूक्ति को अगर हमने किसी के सामने रखा, तो क्या हर कोई इसका अर्थ समझ पाएगा? तो आप में से 99% बच्चे कहेंगे नहीं समझ पाए। तो भाई समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका अर्थ थोड़ा डिटेल में हमको लिखना पड़ेगा। इससे कुछ होगा ना। तो देखिए, पल्लवन का यहां पर जो है हमने पल्लवन कर दिया इसका, यानी थोड़ा सा इसका विस्तार कर दिया आसान भाषा में समझाने के लिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसका अर्थ पल्लवन किया, संसार में दूसरों की भलाई करने से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। परोपकार ही मानव जीवन का वास्तविक आधार है। वैसे तो इस सूक्ति का मतलब अगर लिखेंगे तो शायद 2-3 पेज भी कम पड़ जाए। ये भी हमने संक्षेप ही लिखा है, लेकिन अपने आप में कहानी महसूस करवाता है और अपने आप में ये पूर्ण वाक्य है। जितनी स्टोरी आप यहाँ बोर्ड पर देख रहे हैं ना, ये कंप्लीट स्टोरी है। इसको पढ़ करके आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सामने वाले ने आपको अधूरी बात समझाई है, आपको अपने आप में कंप्लीटली फील होगा। पूरा पढ़िए एक बार, देखिए, संसार में दूसरों की भलाई करने से बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं होता। परोपकार ही मानव जीवन का वास्तविक आधार है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख में काम आता है और बिना किसी स्वार्थ के पीड़ितों की मदद करता है, वही सच्चा मनुष्य है। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। जैसे नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, और सूर्य भी संपूर्ण जगत को बिना किसी भेदभाव के प्रकाश देता है। वो जबकि इसके विपरीत अगर जाते हैं, इसका उल्टा सोचते हैं, तो जो केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता है, उसका जीवन पशु के समान होता है, ना कि इंसानों के समान। अतः दूसरों की सेवा, दूसरों की सहायता और भलाई करना ही ईश्वर की सच्ची पूजा मानी जाती है। यही मतलब है इस छोटे से कितने 5 शब्दों के इस सूक्ति का। परहित सरिस सरिस धर्म नहीं भाई। तो पल्लवन का मतलब ये होता है, लेकिन आपको यहां पर ये नहीं करना है। आपको ये समझना है कि एग्जैक्टली पल्लवन होता क्या है। और एग्जाम में आपके सामने बिल्कुल जैसा उदाहरण में आपको सूक्ति दी गई ना, इस प्रकार का कोई मुहावरा, सूक्ति, कोई छोटा सा वाक्य आ जाएगा और कह दिया जाएगा कि साहब इसका पल्लवन कीजिए, हम देंगे आपको 10 नंबर। तो आपको 10 नंबर जैसा काम तो करना पड़ेगा, है ना। ऐसा तो मतलब ऐसा नहीं चल पाएगा कि यार हमने 2-4 लाइन में इसका विस्तार कर दिया सो 10 नंबर। नंबर देख करके भी आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा वहां पर। इसलिए डिटेल में समझना दोस्त बहुत जरूरी है। और हमेशा इसीलिए बोलता हूं कि शॉर्टकट मत अपनाइए। स्टडी करने आए हो ना, डिटेल में पढ़ो ना यार। जा क्या रहा है, पढ़ ही लोगे ना, समय कितना चला जाएगा पढ़ने में। किताबों से पढ़िए, यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं तो लेक्चर भी वही लेक्चर देखिए जहां पर आपको डिटेल में पढ़ाया जाता हो। 5-10 मिनट की क्लासेस में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं मिलता है। कुछ समय के लिए आपके अंदर तो ऐसे सेटिस्फेक्शन तो मिल जाता है कि हाँ यार मैंने ये टॉपिक समझ लिया है, पढ़ लिया, अब तो मैं झंडे गाड़ दूंगा एग्जाम में। ऐसा कुछ होता नहीं है। जब एग्जाम तक कहानी आगे बढ़ती है ना, तब तक वो सब रफ हो चुका होता है। इसलिए बोलता हूँ डिटेल में पढ़िए। जहां पर यूट्यूब पर क्लासेस होती है, डिटेल में होती है, तो डिटेल में क्लासेस लीजिए। और डिटेल में क्लासेस उपलब्ध नहीं है किसी टॉपिक की, किसी सब्जेक्ट की, तो आप अपनी किताब पर भरोसा कीजिए ना, किताब से लगाव लगाइए। ठीक है। तो इस प्रकार से पल्लवन हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है क्लियर। और अब हम बात करने वाले हैं संक्षेपण की। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट था हमारा संक्षेपण। पल्लवन में विस्तार दे दिया, अब संक्षेपण में क्या करेंगे, उसको संक्षेप कर देंगे, छोटा कर देंगे। इसका अपोजिट भी तो हो सकता है ना। जैसे मान लो कि ये पल्लवन है, ये पूरा वाक्य यहां से लेकर के यहां तक का पूरा दिया हुआ है, और एग्जाम में बोल दे भाई इसका एक काम कीजिए, आप इसको ना इसका संक्षेपण कीजिए। अब संक्षेपण का मतलब ये नहीं कि आपको इसी प्रकार ये सूक्ति बनाकर तैयार करनी है, सूक्ति नहीं बनानी है, बल्कि ये जो 10-15 लाइनें जो भी दिख रही है, इन लाइनों को 1 या 2 लाइन में कन्वर्ट करना है, छोटा करना है। लेकिन फिर भी फीलिंग कैसे आना चाहिए, परफेक्ट वाली।
वही तो संक्षेपण है। आइए जरा समझते हैं इसको डिटेल में। संक्षेपण, संक्षेपण के पहले अर्थ वगैरह को हम पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। अच्छा स्क्रीनशॉट, सॉरी 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 सॉरी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी इसका भी। चलिए, तो संक्षेपण का अर्थ, उसके बाद में उद्देश्य, बिल्कुल बेस जैसे हमने पल्लवन समझा बिल्कुल उसी क्रम में। देखिए संक्षेपण का अर्थ क्या होता है। संक्षेपण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, छोटा करना या संक्षिप्त करना, ठीक है ना, यहां कोई डाउट नहीं है। किसी विस्तृत गद्यांश या कोई बड़ा सा पत्र है या कोई प्रतिवेदन है, उसके मूल विचार को कम से कम शब्दों में बिना उसका मुख्य अर्थ खोए क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करना ही संक्षेपण कहलाता है। आपके सामने कोई बड़ी सी स्टोरी है, बड़ा सा निबंध है, बड़ा सा पत्र है, बड़ा सा कोई वाक्य है, उसको छोटा करके लिखना, लेकिन उसमें विशेष ध्यान होना चाहिए कि जब आप उसको छोटा कर रहे होते हैं तो वो वाक्य अपना मुख्य अर्थ को ना खो दे। उस मुख्य अर्थ आपके उस वाक्य में मुख्य रूप से झलकना चाहिए, और उसमें जो क्रमबद्धता दी गई है उसी क्रमबद्धता के साथ में आपको उस वाक्य को छोटा करके लिखना होता है। नियम दिया गया है यहां पर कि सामान्यतः संक्षेपण मूल गद्यांश के 1/3 आकार में लिखा जाता है, 1/3 आकार में। यानी जितना भी बड़ा आपके पास में वाक्य है, सेंटेंस है, निबंध पत्र जो भी है आपके पास, उसका 1/3 भाग, 1/3 भाग, पार्ट, मतलब पूरे में से 3 हिस्से कीजिए, उस 3 हिस्से में से एक हिस्सा आपको लिखना होता है, एक हिस्से के बराबर लिखना होता है, सॉरी, एक हिस्से के बराबर छोटा करके लिखना होता है, और आसानी से थोड़ा सा। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, है ना, समझ नहीं आता उनको, कोई बात नहीं। देखिए मान लेते हैं कि ये आपका पूरा एक पत्र है, एक पत्र है जो इतने प्रकार से ये पूरा लिखा हुआ है, समझ आइएगा ना, पूरा भरा हुआ ये पत्र है आपका। अब इसका आपको संक्षेपण करना है, तो संक्षेपण के लिए क्या करोगे आप, संक्षेपण करना है आपको, तो संक्षेपण की कितना छोटा होना चाहिए, तो दोस्त ये कितना छोटा होना चाहिए, इसके 3 पार्ट कर दीजिए आप, 3 हिस्से कर दीजिए। आपको इसमें से तीसरा हिस्से का इतना बड़ा, जिसे मान लेते हैं कि इसमें टोटल 15 लाइन का, 15 मान लेते हैं, ठीक है, 15 लाइन का ये आपका पूरा एक पत्र है, तो हमने इसके 3 हिस्से किए, तो तीसरा हिस्सा क्या बन जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 5 लाइन का हो जाएगा। तो ये 5 लाइन में जो है आपको इसको संक्षेपित करना होगा, यानी अगला जो आपका संक्षेपण आएगा वो इतना ही आना चाहिए, 5 लाइन में, 5 लाइन में। क्या क्लियर हुआ, थोड़ा सा क्लियरिटी आई आपकी, है ना। तो संक्षेपण का मतलब यही होता है, 1/3 पार्ट, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो समय और स्थान की बचत करना, समय और स्थान की बचत करना, आज के व्यस्त जीवन और प्रशासनिक कार्यों में बड़े दस्तावेजों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना, ताकि निर्णय जल्दी लिया जा सके। तो अब जब पल्लवन कर रहे थे तो वो किसके लिए कर रहे थे, आम पाठकों के लिए, ताकि वो हर चीज को समझ पाए अच्छे से। लेकिन यहां पर समझाना उद्देश्य नहीं है, क्योंकि जिसके लिए संक्षेपण किया जा रहा है वो ऑलरेडी समझदार है, उसको समझाने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर आप संक्षेप में भी लिख दोगे ना वो समझ जाएगा, ठीक है। तो उससे फायदा क्या होगा, सामने वाले का समय बच जाएगा और स्थान भी बचेगा, यानी कागज पन्ना उन सबका इस्तेमाल, स्थान बच जाएगा, फाइल में स्थान बच जाएगा, जगह बच जाएगी। सार ग्रहण क्षमता का विकास, किसी बड़ी बात में से केवल काम की मुख्य बातें चुनने की कला सीखना, ठीक है ना। इसके अलावा संक्षिप्त और सटीक अभिव्यक्ति, कम शब्दों में अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहने का अभ्यास करना, तो ये सब आप लोगों के लिए भी जरूरी है, स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें। और अब हम चर्चा करने वाले हैं संक्षेपण के गुण की, ठीक है, संक्षेपण के गुण की, विधि की बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 में, विधि को भी देखने वाले हैं इसकी। तो संक्षेपण के गुण क्या है, देखिए संक्षिप्तता अपने आप में गुण है, कम से कम कितना होना चाहिए, 1/3 भाग होना चाहिए, ठीक है ना, पूरे सार का 1/3 भाग होना चाहिए। पूर्णता की बात करें तो संक्षिप्त करने के चक्कर में कोई मुख्य तथ्य या कोई मुख्य विचार छूटना नहीं चाहिए। स्थान और स्पष्टता और सरलता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि छोटा करके लिख रहे हैं तो आप गागर में सागर भरने के चक्कर में आप कुछ भी, है ना, मेडिकल राइटिंग में ना लिख दे कि हमको कुछ समझ नहीं आ रहा तो सामने वाला ना समझ ले, उसके लिए हम डॉक्टर वाली, है ना, हेड राइटिंग में यूज कर लें और कुछ भी, तो ऐसा नहीं चलेगा। भाषा सीधी और एकदम स्पष्ट होनी चाहिए ताकि अर्थ समझने में कोई डिफिकल्टीज ना हो, कोई कठिनाई ना आए।
क्रमबद्धता बहुत जरूरी है, भले आप छोटा करें, लेकिन जो मूल सार में जो क्रमबद्धता थी विचारों की, वही क्रमबद्धता होनी चाहिए। शुद्धता की बात करें तो तथ्यों में अपनी ओर से कोई बदलाव नहीं करना है, आपको अपने विचार नहीं जोड़ना है, और ना ही अपनी राय देनी है, और ना ही कोई आलोचना जोड़नी है। उसमें जो मूल विचार पत्र में था वही विचार आपको संक्षेप में यहां रखना होगा, तटस्थता के साथ में। शुद्धता के स्थान पर तटस्थता भी हम लिख सकते हैं, या पॉइंट। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 4 में संक्षेपण की प्रक्रिया, इसकी विधि भी जरा देख लीजिए। विधि सिंपल है, जो आपने पल्लवन में समझा वही संक्षेपण में है, बस उसको रिवर्स कर दीजिए। जैसे मूल पाठ का पठन, भाई जो मूल पाठ है उसको 2-3 बार अच्छे ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो जो मुख्य विचार है वो छूट जाएगा। तो केंद्र बिंदु तो समझना पड़ेगा ना मुख्य पाठ का। उसके बाद में महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करना, जो जो उसमें महत्वपूर्ण बिंदु है जिन्हें आपको लगता है कि यार इसको तो वाक्य में लेना ही पड़ेगा, संक्षेपण में लेना ही पड़ेगा, उनको रेखांकित कर लीजिए, पेंसिल चला दीजिए उनके ऊपर। ठीक है, और जैसे आप एक किताबों में चलाते नहीं है ना, उसी प्रकार से। और अनावश्यक बातों को हटाना, जो पूरी बड़ी स्टोरी में जो फालतू की बातें हैं, फालतू के उदाहरण है, उपमाएं हैं, दोहराव है, अलंकार है, मुहावरे हैं, वो जो सजावटी जितनी भी चीजें हैं उन सबको रिमूव कर दीजिए, जरूरत ही नहीं है उनकी। इसके अलावा प्रारूप तैयार करना, उसके बाद फिर प्रारूप तैयार कीजिए। रेखांकित जो आपने बिंदुओं पर पेंसिल घिसी है ना, उन बिंदुओं को उठाइए और उनकी मदद से 1/3 भाग के इतना जो है अच्छा सा संक्षेपण लिखकर तैयार कर दीजिए। बात समझ आई। उसके बाद में शीर्षक का उपचुनाव करना है, शीर्षक का चुनाव करना है। इसको नाम क्या देते, तो गद्यांश जिस मुख्य विषय पर आधारित हो उसके लिए एक छोटा सा और सटीक शीर्षक यानी टाइटल सोच लीजिए, क्या टाइटल देना है। ठीक है, और अंतिम संक्षेपण में क्या करोगे, अंत में शब्दों की संख्या गिन करके साफ सुथरा अंतिम संक्षेपण लिख दीजिए। जो आपने खाका तैयार किया है, स्ट्रक्चर तैयार किया है, उसको आप चेक करिए, आप अच्छे से पुनरावलोकन करें उसका करके, और आप जो है उसमें देखिएगा कि कितने शब्द इसमें आ रहे हैं। शब्दों को काउंटिंग कर लीजिए, 1/3 शब्द आ रहे हैं, इट्स ओके, चलेगा। एक दो शब्द ऊपर नहीं चलता है, ऐसा एग्जैक्ट फिक्स नहीं है कि 1/3, तो 1/3 बराबर ही होना चाहिए। 25 यानी कि 15 शब्दों का पूरा स्टोरी थी तो 5 शब्दों में ही 5 लाइन में ही लिखनी पड़ेगी, ऐसा जरूरी नहीं होता है। एक दो आगे पीछे चलता है, इट्स ओके, लेकिन इतना बहुत ज्यादा भी नहीं हो जाना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो अंतिम में क्या आपको पुनरावलोकन ही करना है, एक तरह से शब्दों की संख्या गिन करके आप जो है अपना फॉर्मेट पूरी तरह साफ सुथरा तैयार कर लीजिए संक्षेपण का। चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें इसका, एक उदाहरण भी देखने वाले हैं संक्षेपण का। ठीक है, हो गया आपका स्क्रीनशॉट। और जो नोट डाउन करें उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, वीडियो को रोक लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैं नहीं रुकने वाला, आगे बढ़ूंगा। उदाहरण लीजिए, देखिए उदाहरण में यहां पर एक वाक्य है, मूल गद्यांश दिया गया है, लगभग 60 शब्दों का दिया गया है, 60 शब्दों का। ठीक है, अब मुझे बताइए 60 का 1/3 कितना होगा। अगर ऐसे कोई डाउट आता हो ना आप लोगों को, तो यार कि 60 का 1/3 कितना होगा, तो सिंपल सी कहानी है, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आना चाहिए, 3 2 6 और 0 हो जाएगा 20 वर्ड्स का। कुछ भी हो, कुछ भी 1/3 निकालना है ना, तो थर्ड से डिवाइड कर दीजिए, उसको आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अनुमानित शब्द इसके कितने, 60 शब्द है यहां तक इस वाक्य के। अब इस वाक्य को हमें करना है, क्या करना है, संक्षेपण करना है वाक्य का। तो सबसे पहला हमारा काम है इसको अच्छे से पढ़ के इसका मूल भाव निकालने के, यार मूल भाव क्या है, केंद्र बिंदु क्या है इसका। चलिए शुरू करते पढ़ना। क्या लिखा हुआ है, सच्चा मित्र जीवन का सबसे बड़ा वरदान होता है। विपत्ति के समय जो मित्र बिना किसी स्वार्थ के हमारे साथ खड़ा रहता है वही सच्चा मित्र होता है। आज के युग में स्वार्थी मित्रों की कमी नहीं है, जो केवल सुख में साथ देते हैं परंतु दुख आते ही दूर हट जाते हैं। इसलिए मित्र का चुनाव करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये जो पूरा वाक्य किस पर लिखा हुआ है दोस्तों, एक सच्चे मित्र पर। इसका मतलब इस पूरे वाक्य का केंद्र बिंदु क्या है, सच्चा मित्र। तो इसलिए हमने सबसे पहले लिख लिया सच्चा मित्र, और इसी सच्चे मित्र वाले इस टाइटल, इसको टाइटल भी दे दिया हमने, मुख्य केंद्र बिंदु को टाइटल दे दिया। क्लियर है। तो अब हमें संक्षेपण करना है इस पूरी स्टोरी का। ये 60 शब्दों में है, अब हमें इसको 20 शब्दों में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है 20 शब्दों में, है ना। तो देखिए अब क्या, सच्चा मित्र जीवन का वरदान है जो विपत्ति में निस्वार्थ साथ देता है ना, और सुख के स्वार्थी मित्रों से बचाकर मित्र का चुनाव सावधानी पूर्वक करना चाहिए, बच करके मित्र का चुनाव सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो इन जो है लगभग 20 शब्दों में हमने 60 शब्दों को समाप्त कर दिया, और कहानी दोनों पढ़ोगे तो लगभग लगभग वही फीलिंग देगी, वही नॉलेज देगी आपको। इसका मतलब होता है संक्षेपण करना। ठीक है ना। चलिए अब दोनों को में अंतर जरा देख लीजिए।
एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको ये ऑप्शन भी दे रहा हूं। एक बहुत प्यारी सी टेबल आपके लिए दी गई है, इस टेबल में देखिए आप, पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। ये टेबल है आपके सामने। अच्छा, पिछले का आपने स्क्रीनशॉट लिया? नहीं लिया तो आप ले लीजिए, साइड में खड़ा हूं ना। अब ये आपके टेबल सामने दोनों की, एक तरफ है आपका आधार है, पहले कॉलम में आप आधार को देख पा रहे हैं, और दूसरे कॉलम में पल्लवन है, और तीसरे कॉलम में संक्षेपण है। आधार मतलब किन आधारों पर हम तुलना कर रहे हैं? तो एक तो मूल कार्य पर। पल्लवन का मूल कार्य क्या है? विचार या भाव को विस्तार देना, ठीक है। वहीं, एक मिनट, क्या यहां पर हाइलाइटर चलेगा? हाँ, काम कर रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यह विचार या भाव को विस्तार देना किसमें? पल्लवन में। जबकि संक्षेपण में क्या होता है? संक्षिप्त करना, छोटा करना। आकार की बात करें तो मूल वाक्य से बड़ा होता है, मूल वाक्य से बड़ा होता है। भाई पल्लवन क्या है? पल्लवन करना है, तो जो मूल वाक्य है उससे बड़ा होगा, बड़ा विस्तृत होता है। जबकि मूल गद्यांश का लगभग 1/3 होता है, मूल गद्यांश का 1/3 होता है। यहाँ पल्लवन करने की बात आ रही है ना। वो वाक्य मत देख लीजिए, सूक्ति मुहावरा उसको मत देखिए। सूक्ति मुहावरा से बड़ा होता है कि नहीं होता है? ये होता है ना पल्लवन। वही संक्षेपण क्या होता है? संक्षेपण छोटा होता है भाई, 1/3 होता है। वहीं उदाहरण व तर्क के मामले में उदाहरण, उपमा और व्याख्या का प्रयोग किया जाता है, जबकि यहाँ पर इन सभी को हटा दिया जाता है संक्षेपण में। और शीर्षक की बात करें तो इसमें शीर्षक की आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो देना अनिवार्य होता है। संक्षेपण में शीर्षक तो आपको देना पड़ेगा। ये माइनर से डिफरेंस होते हैं, 4 डिफरेंस। बताइए, समझ आया पूरी क्लास? समझ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप बिल्कुल बोल सकते हैं, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है। चलिए, कल वाली क्लास में हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 15 में, बहुत जल्दी अब कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद में 3 लेक्चर और बचे आपके, ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। अगले सेशन में हम बात करने वाले हैं भारत में प्रमुख धर्मों की। भारत में मुख्य धर्म, जिसमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म आदि सभी धर्मों पर हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। एक क्लास में सभी धर्मों से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट है उनको हम समझ लेंगे, ठीक है। हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, देखिए दोस्तों, फर्स्ट ईयर में हो और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग। इस चैनल पे आपको पढ़ना भी है, सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही नहीं, थर्ड ईयर तक पढ़ना है, और आपको सारे सब्जेक्ट भी पढ़ना है। वो फिर आप बोलते हो कि सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता क्लास का, कब क्लास चलती है। व्हाट्सएप पर पता नहीं इतने हजारों स्टूडेंट मेरे पास में हैं जो बोलते सर कब क्लास होगी, कितने बजे क्लास होती है, ये वो फलाना टीम का कहाँ क्लास मिलेगी, पता ही नहीं है। बोलते सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता। अरे भाई, मुझे कैसे पता होगा कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया चैनल को? जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, ये जो साइट में बेल आइकन होता है ना, घंटी, जब तक इसको नहीं बजाओगे, ऑल पर सेट नहीं करोगे, तब तक नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब कैसे भेज देगा भाई? यूट्यूब को सपने थोड़ी ना आ रहे कि आपका फर्स्ट ईयर चल रहा है तो बस फट से आपको जो है सेंड कर दिया जाए, इसकी जो भी क्लासेस आती है फटाफट सेंड कर दे। पहले आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना होगा, और साथ में अगर मेरे लिए थोड़ा बहुत अगर कुछ उमड़ रहा हो करने के लिए, तो यार थोड़ा क्लासेस को, जो अभी आपके फर्स्ट ईयर वाले बच्चे उनको शेयर कर दीजिए, सेकेंड ईयर वाले बच्चे उनको भी शेयर कर सकते हो, थर्ड ईयर वाले बच्चों को भी शेयर कर सकते हो, ताकि उनका भी थोड़ा काम हो जाए। क्योंकि सारे सेशन यहाँ पर डिटेल में दिए गए हैं। 80 से ज़्यादा सब्जेक्टों वाला चैनल है ये, आम चैनल नहीं है। 80 से ज़्यादा सब्जेक्ट आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इतना बड़ा चैनल, कोई भी यूट्यूब पर चैनल होने के बाद में वो पेड चैनल बन जाता है। लेकिन मैंने जैसे आप लोगों से पिछले 5 साल पहले जो मैंने आपसे वादा किया था, मैं आज भी उसी पे अड़ी हूँ। ये चैनल फ्री है तो फ्री रहेगा। यहाँ पर हर एक लेक्चर जो होने वाला वो सब कुछ फ्री होने वाला है। क्लास नोट्स भी आपको फ्री मिलती है। अभी कुछ रीजन है जिस कारण से इंग्लिश और हिंदी जो सीरीज चल रही है, न्यू बैच आई है, इसी क्लास नोट्स की लिंक में प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ आपको, कुछ कारण है। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको क्लास नोट्स की लिंक जरूर मिलेगी, ये भी निश्चिंत रहिएगा। ऐसा नहीं कि मैं इसको बंद कर दूंगा देना, क्लास नोट्स की लिंक मिलेगी आपको, बराबर मिलेगी, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसके लिए आप लोग। हाँ, इसके अलावा अगर आपको पेड कोर्स भी चाहिए, कंप्लीट पीडीएफ कोर्स जिसे बोलते हैं, स्पेशल पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ कोर्स भी अवेलेबल है। आप चाहें तो इसको परचेस कर सकते हैं। आप कहें कि सर अभी थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि यार सब कुछ फ्री है, तो भाई सब कुछ फ्री है, यानी कि इस चैनल के जितने भी लेक्चर होते हैं, जो सबसे मेन पार्ट है आप लोगों का, अगर आप मेहनत करना जानते हो, अगर आप मेहनत करना चाहते हो, तो आप देखिए लेक्चर, मैं फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हूँ आप लोगों को। क्लास नोट्स ले लीजिए, बनाइए अपनी खुद की नोट्स, मैंने कब मना किया आप लोगों को? पढ़िए ना फ्री में, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जिन बच्चों के पास समय नहीं है, जो जॉब करते हैं या किसी अन्य काम से बिजी है, टाइम नहीं दे पाते स्टडी को, वो चाहते हैं कि हम अच्छा कंटेंट
कम समय में पढ़ करके और अच्छे नंबर लेकर के आ जाएं। तो ऐसे बच्चों के लिए कंप्लीट पीडीएफ कोर्स क्रिएट किया गया है। कंप्लीट पीडीएफ कोर्स है, आप जो भी परचेस करना चाहे कर सकते हैं। इसका रियल प्राइस जो है वो 999 है, 999 रुपये। लेकिन अभी जो है ना, ये चूंकि नई बैच चल रही है, अभी भी स्टार्ट हुई है, इसलिए 60% डिस्काउंट आप लोगों को दिया जा रहा है। और इसके तहत जो है 399 में ये कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आप चाहे तो बिल्कुल ले सकते हैं। इसको लेने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको इसके पेज का स्क्रीनशॉट लेकर नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। हाँ, मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूँ कि इसकी रेट कब तक नहीं बढ़ जाए, कभी भी इसका प्राइस बढ़ सकता है। मैं अभी जब तक है तब तक मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। अब हो सकता है भाई आप इस लेक्चर को 2 महीने बाद देख रहे हो, 1 महीने बाद देख रहे हो, और उसके बाद में जब आप व्हाट्सअप पर आओ स्क्रीनशॉट लेने के लेकर के, और फिर बोलो कि सर हमको 399 में कंप्लीट कोर्स चाहिए, तो यार फिर थोड़ी ना पॉसिबल होगा, है ना। अगर प्राइस बढ़ चुका है तो जो उस इंस्टेंट जो प्राइस होगा उसमें आप लोगों को मिलेगा। तो इसलिए अगर समझदार बनिए, अगर आप चाहते हैं पढ़ना तो अभी से लेक्चर भी पढ़िए, लेक्चर भी देखिए, साथ में कोर्स कंप्लीट कोर्स भी पढ़िए आप साथ में। आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर होंगे पूरी ईमानदारी के साथ में। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना यार। अपने जो भी आपके दोस्त हो ना, अपने सारे फ्रेंड सर्कल में, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पर भी ग्रुप है आपके, शेयर जरूर कर देना। शेयर करके और फिर निश्चिंत तरीके से आप पढ़ाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताते रहना अगला कौन सा सब्जेक्ट आप देखने चाहते हो। मेरी तरफ से तो मैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया वाला जो सब्जेक्ट है आपका, वो कंटिन्यू करने वाला हूँ इस हिंदी के बाद में, क्योंकि इंग्लिश कंप्लीट हो चुका है, हिंदी ये कंप्लीट होने ही वाला है, 2-3 क्लास बची है। उसके बाद में भारत बोध यानी अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो जाएगा कंप्लीट, तो आपका फाउंडेशन कोर्स पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपके मेजर के सब्जेक्टों से कहानी की शुरुआत करेंगे। क्लियर है? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद एंड तक बने रहने के लिए। थैंक यू। जय